Okay, students, good morning again. And now today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is the collision theory. We have already discussed about the Arrhenius parameters in Arrhenius equation. ठीक है ना, एक Arrhenius equation हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, that is k is equal to a e to the power minus e a by r t. जो भी आपका रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो कोलिजन्स पे डिपेंड करता है. ठीक है ना, ए यानी कि ए इज़ अ कांस्टेंट नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो कि हमें बताता है क्या, ये क्या है बेटा, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर. ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है. ये क्या है बेटा, ये इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी. ये क्या है बेटा, ये इज योर एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है ना, ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर. और आर तो हो गया आपका, वो क्या है, वो गैस लॉ कांस्टेंट है. आर इज योर गैस लॉ कांस्टेंट. ठीक है ना, और टी इज योर टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है ना, तो ये आपके सारे पैरामीटर्स थे. इन सारे पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्हेनियस पैरामीटर्स बोलते हैं. ठीक है ना, जो मेन पैरामीटर्स हैं वो ए और ई ए हैं. ठीक है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना, ये चेंज होते हैं जब आपकी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होती है. ठीक है ना, तो अभी हमने इसके बारे में बात करी थी लास्ट क्लास में कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल. जो रिएक्टेंट के पास इनिशियल एनर्जी है और जो उसकी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है एनर्जी की, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम ई ए यानी कि आपको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. तो अगर हम इनिशियल वैल्यू, हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इनिशियल वैल्यू को ऊपर कर ले जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी ई ए की वैल्यू कम हो जाएगी. और भी तरीके हैं कि आप ई ए की वैल्यू को कम कर दो. फॉर एग्जांपल अगर आप कैटलिस्ट डाल दो, ठीक है ना, तो ई ए की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी. तो हमने ग्राफ देखा था, ग्राफ कैसा था हमारा, ऐसा एक ग्राफ था. ठीक है ना, दिस इज़ अ ग्राफ जो कि रिएक्शन प्रोसीड होने की हो रही है. ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है. ठीक है ना, और यहाँ क्या है, आपकी एनर्जी है, दिस इज योर एनर्जी. ठीक है ना, तो आपकी जो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की एनर्जी है, मान लो इस जगह पर है, और प्रोडक्ट की एनर्जी और नीचे है. लेकिन अब आप कह रहे हो कि इसकी एनर्जी तो कम है तो फटाफट हो जाना चाहिए, लेकिन इसको होने के लिए इसको एक थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास जाना पड़ता है. उसके बाद जाके ये वापस इस एनर्जी पे आता है, मतलब ये एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है ना, दिस इज़ योर डेल्टा एच, जो भी आपका रिलीज़ होगा. अगर ये डेल्टा एच कैसा आ रहा है, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है. ठीक है ना, तो डेल्टा एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है. और ये वैल्यू जो है, दिस इज़ योर थ्रेशोल्ड वैल्यू, दिस इज़ योर थ्रेशोल्ड वैल्यू. ठीक है ना, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है. और ये जो डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, इसको क्या, किस नाम से बुलाते हैं, इसको एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से बुलाते हैं. ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था. तो कॉन्सेप्ट क्या है एक्टिवेशन एनर्जी का, क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आप क्या करते हो, इसके इफेक्टिव कोलिजन होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है ना, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करने इफेक्टिव कोलिजन शुरू हो जाते हैं. तो ये पहले तो इफेक्टिव कोलिजन बताएगा कि रेट क्या चल रहा है रिएक्शन का, इफेक्टिव कोलिजन बताएगा. दूसरा क्या बताएगा कि जितनी ही एनर्जी कम होगी उतना आपका क्या हो जाएगा, ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से इसकी एनर्जी के बीच में डिफरेंस जितना भी कम होगा, ये जितना कम होगा उतनी ही जल्दी, उतना रेट लो आपका वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट मीन्स रिएक्शन उतनी फास्टली होगी. ठीक है ना, अगर ये वैल्यू कम होगी, अगर आपकी मान लो ये की इतनी वैल्यू छोटी हो जाती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू यहीं पर आ जाएगी और आपका जो ये ग्राफ है वो यहाँ तक पहुँच जाए. ठीक, इसी तरह अगर यहाँ आ जाए ग्राफ, तो आप देखोगे रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है. ठीक है ना, तो ये करने जितना ही वैल्यू सी कम उतनी रिएक्शन फास्ट होती है, हमारा इंक्रीज हो गया. ठीक है ना, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखेंगे. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, इसका जो डिफरेंस है, ई ए का डिफरेंस अपने आप कम हो जाता है. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ई ए का डिफरेंस कम होता है, इसलिए टेम्परेचर भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी रिएक्शन और फास्ट होती जाएगी. ठीक है ना, तो ये जो कर्व मिला है हमको, ये कर्व किसका है, फॉर एग्जांपल ये किसका है, एच और आई का. इसमें क्या हो रहा है, H2 प्लस I2 फॉर्म्स HI. ठीक है ना, ऐसे मान लो कि एक रिएक्शन हो रही है, H2 प्लस I2 फॉर्म्स HI. ठीक है ना,
तो यहाँ पर जब पहुँचते हैं थ्रेशोल्ड पे तो एक इंटरमीडिएट कुछ क्या कहते हैं रिएक्शन में कुछ बनता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट, उसको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कह सकते हो या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, बनते हैं। तो कैसे करते हैं रिएक्ट? फॉर एग्जांपल ये आपका H2 है, ठीक है ना, ये आपका I2 है, इनके बीच में बॉन्ड, ये हमने रिएक्शन कराई स्टार्टिंग में। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? H और I के बीच में बॉन्ड बनेंगे, ठीक है ना। ये बॉन्ड जो आपस वाले बॉन्ड थे वो हल्के हल्के लाइट हो जाएंगे, टूटने लगेंगे और यहाँ के बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेगी। तो मैंने हर बॉन्ड को डॉटेड दिखा दिया है, ठीक है ना, कि सब आधे अधूरे भी बने हुए हैं। इसके बाद अगर इसको हम इतनी एनर्जी दे दें कि ये इस एनर्जी में पहुंच जाए तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसके बाद जैसे ही ये बनेगा तो इसके बाद क्या होगा? H और I जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बनता है आपका? 2HI बनता है। दिस इज हाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट बना, इसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, इसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, इसको कहेंगे प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, और ये प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऐसे दिखेंगे, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ऐसे दिखेंगे और इसके साथ एनर्जी रिलीज होगी जो कि किसके बराबर होगी? डेल्टा H के बराबर होगी। जो डिफरेंस है इनकी एनर्जी के बीच में, वो वाली जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। तो डिपेंड करता है ये इंथैल्पी जो रिलीज हुई, ये इंथैल्पी जो रिलीज हुई ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी इस पर कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर हमें टेम्परेचर उसे देना पड़ा और टेम्परेचर लेने के बाद उसने रिएक्शन को करा तो वो कैसी हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। यहाँ ये कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। जब भी ये कोलिशंस होते हैं आपस में तो अपने आप ही वो थ्रेशोल्ड एनर्जी वहाँ पर क्रिएट हो जाती है और वो एनर्जी रिलीज़ करती है, क्योंकि बीच में जो एनर्जी है और जो रिलीज़ हुई उसके बीच में डिफरेंस है। तो ये एनर्जी पक्का है कि ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, चाहे आप उसे एनर्जी दो, वो रिएक्शन बड़ी फास्ट हो जाएगी लेकिन लास्ट में वो एनर्जी रिलीज़ करेगी। फॉर एग्जांपल आपने उसे अगर 100 जूल एनर्जी दी और डेल्टा H की वैल्यू अगर 5 जूल्स है तो आपने 100 जूल एनर्जी दी तो आपको आउटपुट में 105 जूल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया बेटा वाली बात? चलो नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो आपका इसमें मिलता है। हमारी जो कौन सी थ्योरी है? ये कोलिजन थ्योरी है, ठीक है ना। कोलिजन थ्योरी में नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है ना। तो ये कर्व कैसे होता है इसको पहले मैं बना देता हूँ, फिर इसके बाद बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। ये डिफरेंस ये किस किस के बीच में ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी और ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके लिए थोड़ा लिख लेते हैं कि अगर कोई एक टेम्परेचर पे एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना, ऑल द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, सब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सारे मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है ना। एक मैंने टेम्परेचर मान लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 273 केल्विन पे काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, 273 पे काम चल रहा है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास सेम एनर्जी हो। क्यों? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल आपके क्या कहते हैं वॉल्स पे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल बीच में होंगे, मैटर के अंदर ही होंगे, ठीक है ना। तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास सेम एनर्जी नहीं होती है। तो लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक कॉन्स्टेंट एनर्जी होती है, ठीक है ना, उस टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को फॉर्म एग्जांपल मान लो, टोटल मॉलिक्यूल्स आपके कितने हैं? NT, ठीक है ना। और वो जिनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको मैंने उन मॉलिक्यूल्स को मैं NE से डिफाइन कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर NE, जिनके पास ज़्यादा है तो वो फ्रैक्शन क्या होगा? वो फ्रैक्शन होगा NE/NT, यानी कि कुछ फ्रैक्शन जो है, कुछ परसेंटेज जो है उन मॉलिक्यूल्स के पास एक कॉन्स्टेंट काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। एक टेम्परेचर पे मान लो कितने? 273 केल्विन पे है, जो इसको मैंने T माना है, जो T है इस टेम्परेचर पे आपके पास, ये आपके पास क्या है बेटा? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ऑफ आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है जिनके पास इतनी कुछ एनर्जी है, एक कांस्टेंट एनर्जी है, ठीक है ना। कांस्टेंट E है, E C मान लेते हैं, E कांस्टेंट कोई एक एनर्जी है उनके पास, ठीक है ना।
ठीक है ना। जहाँ पर एन आपको बता दिया मैंने कौन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास पर्टिकुलर ई एनर्जी है, ठीक है ना, और एन टी जो है हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसी हिसाब से हम फ्रैक्शन बता सकते हैं, ठीक है ना। जो ये इसमें कर्व का पीक है ना, ये पीक है, ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये क्या कॉरस्पॉन्ड कर रहा है उस काइनेटिक एनर्जी को जो कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इज डिनोटेड बाय दिस पीक एनर्जी, ठीक है ना। इस पीक से बताया जा रहा है, ठीक है ना। और इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, इसको क्या कहते हैं, इस जगह पे जो एनर्जी है उसको क्या कहते हैं, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, इस एनर्जी को कहते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एनर्जी है वो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स में से मेरे पास 50% से ज़्यादा, मान लो 60% मॉलिक्यूल के पास जो है कितनी एनर्जी है, यहाँ पर टोटल एनर्जी यहाँ तक कितनी 100 जूल है और यहाँ 50 जूल्स है, ठीक है ना, जैसे मान लो। तो 60% मेरे जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास 50 जूल की एनर्जी है 60% के पास। तो मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कितनी अवेलेबल है मेरे पास, 50 अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा मतलब जो भी रिएक्शंस होगी वो मैं इस काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से करूँगा, ठीक है ना। और ये जो कर्व जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आया है, दिस इज नोन एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एनर्जी। इसको हमने क्या कहा है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एनर्जी कहा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इसको देखने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले इंक्रीज़ करना पड़ेगा, किसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन्स को, ठीक है ना। सेकंड हमको क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है तो आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो है उससे ज़्यादा पे जितना यहाँ पर आपके पास अवेलेबिलिटी हो जाए, मान लो जितनी अवेलेबिलिटी हो जाए, जितना आपके पास मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अवेलेबल हो, उतनी ज़्यादा आपकी रिएक्शन क्या से होगी, फास्ट होगी, ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब इसमें सेकंड चीज़ हमने क्या देखी, जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया इसका मोस्ट प्रोबेबल शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया, जैसे मान लो कि ये शिफ्ट किस पे होगा, 70 जूल पे हो गया। अब मैंने जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो जो एनर्जी जो मैक्सिमम 60% के पास जो 50 जूल एनर्जी थी, उन्हीं मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसके बाद काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी जो 70 जूल होगी, तो लगभग इन्हीं पार्टिकल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई थोड़ी सी, ठीक है ना। इतने ही पार्टिकल्स के पास थोड़ी उतनी एनर्जी आ गई, क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया। हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, बढ़ाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हमारी घटेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसिंग द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, और जैसे हम इसको कम करेंगे तो डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट मैंने एक पॉइंट बना लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, इसके बाद मेरी पूरी रिएक्शन हो रही है, तो इसको मैंने अगर मान लिया कि दिस इज़ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इस पे पॉइंट और इस पे पॉइंट, इसको मैं पॉइंट्स की वैल्यू दे देता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। इसको सी मान लेता हूँ, इसको ई मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, इसको एफ मान लेता हूँ, ठीक है ना। क्या हो रहा था, जब हमारे पास टी ये वाला था, तो इसके हिसाब से जो हमारी कंप्लीट हो रही थी रिएक्शन, वो पॉइंट सी पे हो रही थी, ठीक है ना, और इसकी वजह से कहाँ पे हो रही है, पॉइंट ई पे हो रही है। उस समय पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पहले भी मेरे को काइनेटिक एनर्जी इतनी ही चाहिए थी, और अभी भी काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ा कि मैक्सिमम जो एंड रिजल्ट पे थे हमारे पास, वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी तो उतनी ही है, लेकिन जो उनके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी बचेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं,
आपके टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो भी रिएक्शन गैस बचेंगे वो ये होंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलेगा, सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ ABCD, जो नीचे वाला एरिया था, ठीक है ना। ये एरिया क्या बताता है, ये उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है जिनके पास एनर्जी तो थ्रेशोल्ड से, जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो ऑलरेडी क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, इनके पास एनर्जी मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये मिल के प्रोडक्ट बना चुके होते हैं क्योंकि इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है। अब कुछ एनर्जी जो है वो इन मॉलिक्यूल्स को भी मिलती जाएगी, जो भी यहाँ रिलीज़ होगी, जैसे मान लो कि ये रिएक्शन हुई, उसके बाद एनर्जी रिलीज़ हुई, वो एनर्जी वापस इनके पास आएगी और इनमें से फिर कुछ एटम्स जो होंगे वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर दोबारा ये काम चलता रहेगा, ठीक है ना। अब T+10 की अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है AFEC, इतने इसके शेडेड एरिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास जो है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी होगी। तो हम देखेंगे जो नीचे वाला एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है और जो ऊपर वाला एरिया इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया, उसकी वजह से देखेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है जिनके पास एनर्जी उसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए वो बढ़ गई है, ठीक है ना। तो ABE शोज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, दैट मीन्स जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एनर्जी है वो बढ़ गए, दैट मीन्स रिएक्शन हमारी और फास्ट प्रोसीड कर गई और ये मॉलिक्यूल जो है जल्दी से बन के प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है ना। तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इस एनर्जी से ऊपर चले जाएं वो हमने बढ़ा दिए, तो हमारी रिएक्शन अपने आप ही प्रोसीड फास्टली होगी, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल इंक्रीज, और जो हमारी रिएक्शन है वो फास्ट होगी, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन डजन, ठीक है ना, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है हमारी। एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी पोजेस्ड बाय द प्रोडक्ट एंड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही एनर्जी है, ठीक है ना। तो कैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, वी कैन यूज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, हमें पता है कैटलिस्ट को जब हम डालते हैं तो हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है फास्ट, क्योंकि वो क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी वो अपने तरफ से प्रोवाइड कराता है। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो वो क्या करता है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको काम को करने के लिए चाहिए उस एनर्जी को एक कम कर देता है। फॉर एग्जांपल आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पहुँची, तो कैटलिस्ट के साथ जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड मेक द रिएक्शन फास्टर, ठीक है ना। तो जब हम देखेंगे कि H2 और O2 जो अगर हम मिलाएंगे तो सीधे वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे उसमें प्लेटिनम डाल देते हैं एज अ कैटलिस्ट, H2 और O2 में अगर आप प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट डाल दो तो क्या होगा, वो रिएक्शन एकदम फास्ट होके आपकी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और H2 और O2 के मॉलिक्यूल्स को जो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होती है वो कम हो जाती है और फटाफट रिएक्ट कर जाती है, ठीक है ना। अब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल डी एक्सपोनेंशियल हो गया, इसके फैक्टर ए के बारे में बात करते हैं। जो फैक्टर ए है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ना ही कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। ये क्या है, दिस डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, किस डायरेक्शन से टकरा रहे हैं, ठीक है ना, कितना एरिया उनका आपस में कांटेक्ट में आ रहा है, जिससे वो टकरा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करना है तो इसके लिए मैं एक प्लॉट और बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है, थोड़ा देखते हैं। ये कुछ बातें हैं बेटा ए के बारे में, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, इसके बारे में हम लोग जरूर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन का लॉगरिथम लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने log 10 बेस पे ले लिया, तो log 10 बेस k इज इक्वल टू log 10 बेस a e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। पूरे का log ले लेते हैं, ठीक है ना। जब log लेंगे तो log में ऐसा करते हैं, हम क्या लिखते हैं, फिर से लिखेंगे log k बेस log a, मल्टीप्लिकेशन में है ना, log a प्लस log e टू द पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है ना। 10 बेस में नहीं लेते हैं, log e बेस में ले लेते हैं, इसको log e बेस ले लेते हैं।
ई बेस में लेंगे तो ई से ही हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, तो लॉग ई बेस के इज इक्वल टू लॉग ई बेस ए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉग ई बेस ई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ई अपॉन आर टी रह जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन आर टी माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग, अगर 10 बेस में करना है तो 2.303 इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको जब अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ पर 2.303 रह जाएगा और यहाँ का कट जाएगा, तो आपका आ सकता है लॉग 10 बेस के कैन बी रिटन एज ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग 10 बेस ए, ठीक है ना। या अगर आप इस इक्वेशन को एज्यूम करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स। जैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, मैं पहले ही बताता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो क्या y होगा क्या x होगा, दो वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से होंगे, एक वेरिएबल हमारे पास क्या है बेटा, एक वेरिएबल हमारे पास है t, ठीक है ना, ये हमारा वेरिएबल है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो t को इस जगह मैं क्या लिख देता हूँ 1/t ले लेता हूँ वेरिएबल, 1/t एक वेरिएबल ले लेता हूँ, तो ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा x, ठीक है, और y वेरिएबल हमारे पास क्या है log k, log k हमारा हो जाएगा y वेरिएबल, ये हो जाएगा y वेरिएबल, ये वेरिएबल हो जाएगा x, ठीक है ना, ये जो हो जाएगा दिस इज अवर स्लोप m, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा दिस इज योर c, c इज योर इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस का मतलब होता है जब भी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू जो होगी, देखो x की वैल्यू 0 रख दूंगा तो y इक्वल टू सी आ जाएगा, तो y इक्वल टू सी आ जाएगा, तो जब भी x यानी कि y एक्सिस पे जब भी लाइन ये वाली कट करेगी उस लाइन पे जो पॉइंट होगा उसको लॉग ए बोल दोगे आप, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊँ आपके सामने, ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ आएगा, इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, देखो ऐसे लो, स्लोप होगा इसके बराबर आएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, इसके बराबर स्लोप आएगा। क्यों आया नेगेटिव स्लोप, आपको दिख भी रहा होगा कि ये ऊपर से नीचे हो रहा है। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि जब भी ये एक्स वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ यहाँ वैल्यू इसकी घट रही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जब मैं आगे बढ़ा, जब मैं इस पॉइंट पे इस एक्स पॉइंट पे इसकी वैल्यू यहाँ पे थी, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे थी, जब मैं इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पहुँच गई। दैट मीन्स जैसे मैंने x की वैल्यू को बढ़ाया मेरे y की वैल्यू घट गई, ठीक है ना। दैट मीन्स ये कैसा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, ये एक दूसरे ये इसमें से घट रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1/t, ठीक है ना, और यहाँ लिख सकते हो log k, क्या लिख सकते हो यहाँ पर log k, ठीक है ना। कोई तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, एक वेरिएबल मैंने y वेरिएबल यहाँ लिखा हुआ है, x वेरिएबल को यहाँ लिखा हुआ है और इनके बीच में मैंने ग्राफ खींच दिया है, ठीक है ना, वो भी स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप क्या है माइनस ई अपॉन 2.303, ठीक है ना, ये इसका स्लोप है, ठीक है ना। तो ई ए तो हम तो निकाल लेंगे, ई ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्लोप से, ठीक है ना। अगर हमारे पास आर की वैल्यू है 2.303 है, अगर मेरे को स्लोप का एंगल पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि ई ए की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इंटरसेप्ट यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, दैट इज लॉग ए। ये वैल्यू कौन सी है बेटा, लॉग ए, तो मैंने बताया था इंटरसेप्ट ऑफ वाई इज लॉग ए, लॉग 10 बेस ए जो वैल्यू है आपकी इंटरसेप्ट की। तो इस वैल्यू को अगर आप निकाल लोगे तो आपको लॉग ए की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो एनर्जी इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ई ए कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ स्लोप इंटू 2.303 इंटू आर। ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आप इस ग्राफ से निकाल सकते हो अगर आपको इसका स्लोप दे दिया जाए। अगर इसका स्लोप बता दूँ तो आप इसका ग्राफ ई की वैल्यू बता दोगे, यू नो आर, यू नो दिस इज अ कांस्टेंट, और स्लोप की वैल्यू तो ऑलरेडी देगी, तो ई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। और इस पॉइंट से मैं बता दूंगा कि लॉग ए की वैल्यू कितनी है। तो वी कैन नाउ राइट अ रिलेशन बिटवीन K1 K2 डिफरेंट K, ठीक है ना, एंड डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं लॉग
फॉर एग्जांपल एक पॉइंट लिखा मैंने, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। इस पॉइंट पे क्या है, log k1 है वैल्यू, log k1 है वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, log k2 है वैल्यू, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे क्या है, t1 है वैल्यू, और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, t2 है वैल्यू, ठीक है ना। दो वैल्यूज़ ले ली मैंने, k1 पे, log k1 पे t1 वैल्यू, log 1/t1 वैल्यू, और यहाँ पर 1/t2 वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि 1/t में चल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, log k1 कैन बी रिटन एज -EA/2.303 r 1/t1 प्लस log a, ठीक है ना। और सेकेंड वैल्यू में लिख सकता हूँ log k2 इज इक्वल टू -EA/RT 2.303 r इंटू t2, ठीक है ना, प्लस log, ठीक है। क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, log k1 माइनस log k2 इज इक्वल टू EA/2.303 r 1/t1 1/t2 माइनस 1/t1। क्यों करा मैंने ऐसा, यहाँ माइनस का साइन लग गया था क्योंकि ये प्लस हो गया तो 1/t2 प्लस हो गया, और ये log से log है तो कट जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, log k2/k1 कैन बी रिटन एज EA/2.303 r t2 k2 माइनस k1 करना, t2 माइनस t1/t1 t2। मैंने क्या किया, इसका जस्ट रिवर्स कर दिया, तो एक माइनस साइन इधर आ जाएगा, ठीक है ना। k2/k1 कर दिया, यहाँ पर k1/k2 आना चाहिए, तो k2/k1 कर दिया, ठीक है ना, तो इसका रिवर्स आ गया। तो इस रिलेशन से बात तो एक है, कोई कैसे भी लिख लो, सब एक ही बात है, ठीक है ना। इसके इसमें k1/k2 लिख के यहाँ पर t1 माइनस t2 कर देना अंदर, तो एक सेम आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे यहाँ पर t1 माइनस t2 आना चाहिए था, मैंने t2 माइनस t1 लिखा, तो यहाँ पर k2/k1 कर दिया, ठीक है ना। तो इन्वर्स लिखने पे वहाँ चला जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बिटवीन योर डिफरेंट केस एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अगर आपको दो डिफरेंट के की वैल्यू दे दी आपको, और एक टेम्परेचर बता दिया और दूसरे टेम्परेचर पूछा कि दूसरे टेम्परेचर पे के की वैल्यू कितनी होगी, या दूसरे के पे टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से बता सकते हो। दिस कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट टेम्परेचर्स एट सेम के, ठीक है ना। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन क्या है इस आरएनएस इक्वेशन की, तो पहले एक एप्लीकेशन क्या है देखते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं रिएक्शन की, फॉर द पर्पज ऑफ रेट कांस्टेंट k1 एंड k2 एंड द रिएक्शन, ठीक है ना, डिटरमाइंड एट डिफरेंट टेम्परेचर t1 एंड t2, ठीक है ना। अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हमें वैल्यूज़ पता हो सारी की सारी, तो हम ये बता सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस पिछली इक्वेशन से हम सब कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। ये वाली आरएनए इक्वेशन जो है, और मेन इक्वेशन क्या है हमारे पास ऑलरेडी, k इक्वल टू E माइनस EA/RT, ये तो आपको पता ही है। दिस इज द मेन इक्वेशन फॉर योर आरएनएस, ठीक है ना, आरएनएस की मेन इक्वेशन, ठीक है ना। तो कोलिजन थ्योरी तो हम ऑलरेडी एक बार देख चुके थे कि कैसे कैसे वो कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। या तो उनका जो इफेक्टिव जो कोलिजन है, मतलब वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, उसके डायरेक्शन और उसके एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। दिस इक्वेशन ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द गिवन टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप ये इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। जो पिछली वाली हमने k1/k2 इक्वेशन निकाली उसको यूज़ कर सकते हो। थर्ड इज जो इक्वेशन थी हमारी ऊपर वाली, इससे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हमें बाकी सब चीज़ें पता चल जाए तो हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर अगर निकालना पड़े तो इससे हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली हैं कितने, जिनके पास एनर्जी इक्वल या फिर ग्रेटर है ई ए से, वो कितने होंगे, एक्स इक्वल टू कितने के बराबर है, e⁻ माइनस EA/RT। दिस इज द फ्रैक्शन, ठीक है ना। और फ्रैक्शन किसके बराबर है, इसके बराबर है। जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू द वैल्यू, द नंबर ऑफ, ये क्या है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन E, ठीक है ना।
तो ई से ज़्यादा जो भी एनर्जी हो आप एक्स से कैलकुलेट करोगे तो इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले बहुत बेटा अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपके नए पैटर्न के हिसाब से आपके क्या MCQs आने हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये क्या कहते हैं दे दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता दी, यहाँ आपसे पूछा गया बाय व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताना है। और आपको अनरीज इक्वेशन दे दी होगी, तो आप इसमें से देख के कैसे बताओगे, आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, इक्वल टू माइनस EA/RT, ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, अगर आप इसके दोनों तरफ लॉग ले लोगे, लॉग ई बेस, तो क्या लिखोगे, लॉग ई बेस x इज इक्वल टू लॉग ई बेस e⁻ EA/RT, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप लिख सकते हो log x या फिर ln x लिख लो, बात ई बेस पे ही है, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस EA/RT के बराबर आ जाएगा। या फिर इसको अगर आप log 10 बेस में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो log 10 बेस x कैन बी रिटन एज 2.303 माइनस EA/RT, क्योंकि यहाँ पर ln करा हुआ है, ln से log ले गए तो यहाँ पर 2.303 मल्टीप्लाई होना था, इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ। तो ये अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। इस किसी भी फॉर्म में अगर लिखा हुआ होगा तो आपको जानना पड़ेगा कि किस फॉर्म में। तो इसी तरह से बनते हैं आपके MCQ के क्वेश्चन जो बनेंगे, ठीक है ना। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रेट ऑफ रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, हमने कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ लिया है, ठीक है ना। कल हम क्या करेंगे, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ लेंगे, ठीक है ना, और इफेक्ट ऑफ कॉलिजन्स के ऊपर पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर रिगार्डिंग जो ये टॉपिक है इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे, और हम आपको इसको चैप्टर को ओवर कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें बस एक ही चीज़ और पढ़नी है इसमें कि कैसे कोलिजन हो रहा है, प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, ठीक है ना, कि हिस्टेरिक फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, ये सब पढ़ना है हमें, ठीक है ना। व्हाट इज हिस्टेरिक फैक्टर, व्हाट इज एनर्जी फैक्टर, व्हाट इज ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है ना, बस इतना हमें पढ़ना है, ठीक है ना। और वी विल बी डन विद दिस चैप्टर, ठीक है ना। थैंक यू।